तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1 और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और जो हाफ पोर्शन था चैप्टर का वो बचा हुआ था। अब इस वीडियो के अंदर हम जो हाफ पोर्शन था सेकंड वाला पार्ट है ये, तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम क्यों बर्बाद करें। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, cclchapter.com ये साइट है, ऑफिशियल साइट है हमारी, और इसके ऊपर आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर, बाकी सारी चीज़ें जो भी हम रिटर्न में आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF भी है साथ के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको इस साइट के ऊपर मिल जाएंगी। कर दूँ तो चलो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर के अंदर ऐसा क्या खास है। अब हमने पढ़ना है लैंड यूटिलाइजेशन। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमने बांटा हुआ है, उनको डेवलप किया, उनकी प्लानिंग करी, भी इंडिया में बांट दिए, हर जगह सब कुछ कर दिया हमने। लेकिन जो जमीन थी यार, वो भी तो एक रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स है जमीन, यानी कि जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे रोड बिल्डिंग सब कुछ है, तो उनको उसका भी यूटिलाइजेशन हमें करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, सही से बांटना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समय खत्म हो जाएगा यार, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे हम। और हमने क्या किया, एक ग्राफ भी दे रखा है इन्होंने ताकि आप आसानी से समझ सको, एक वेन डायग्राम टाइप में, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको, जो कि आपको स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब जो है देखते हैं यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन को, वो सारे इनकी परसेंटेज दिखाते हैं कि कितने में क्या फैला हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को यूटिलाइज करना, कैसे यूज कर रहे हैं। कुछ जमीन जो है हमारी जंगलों में है, फॉरेस्ट, जंगल तो है ना यार, दुनिया भर में जंगल है, बहुत सारे जंगल है, तो जंगलों में बटी हुई है। उसके अलावा लैंड नोट फॉर कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन क्या होता है, खेती करना। कुछ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर हम खेती करते ही नहीं है, खेती करते ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए नहीं है वो जमीन। तो उसमें क्या करते हैं, वो जमीन बैरन पड़ी हुई है, वेस्ट लैंड, ठीक है, खाली पड़ी हुई है, ऐसे ही कोई यूज नहीं है उसका, ऐसे ही पड़ी हुई है, बस पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे सड़कें बनानी हो गई, बिल्डिंग्स बनानी हो गई, बहुत सारे काम होते हैं ना हमारे, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें, फैक्ट्री बनानी हो गई, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आएगा। अब ये दो चीज़ें हैं जो कि कल्टीवेशन में तो आएंगी नहीं बिल्कुल भी। अब इसके अलावा हमने बांटा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। देखो आप लोग बोलोगे यार इतनी स्पीड में बता रहा है, आधी चीज़ें तो सिर के ऊपर से जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा भाई मेरे को। तो अब सीन ऐसा है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल भी नहीं है बताने के लिए कि हाँ मैं एग्जांपल दूं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आगे आएगी आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर, काफ़ी बड़ी वीडियो जाएगी, सॉइल के ऊपर आएगा, और सॉइल में से क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द केसेज एग्जाम्स में, तो उसको अच्छे से कराएंगे। और हाँ, यहाँ पे भी अच्छे से ही करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो ये देखो ये भी कल्टीवेशन के लिए नहीं थी, ये भी कल्टीवेशन के लिए नहीं है, तो ये जगह है लेकिन वहां पे खेती नहीं होती। तो क्या होता है, कुछ जगहों पे तो पास्चर्स बने हुए, पास्चर, चरागाहें, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ना, पास्चर, ओल्ड टाइम पास्चर जो भी था, ठीक है, आपको पता लग गया, पास्चर, चरागाहें, जहां पे जानवरों को चराया जाता है, कैटल्स को फीड कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्री क्रॉप्स, अब देखो खेती होती है जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, ठीक है, ऐसी चीजें होती है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे ट्री की क्रॉपिंग होती है, आम का बगीचा, बाग लगा हुआ है, अलग अलग बाग लगे हुए हैं, तो वो चीज बोल रहे हैं कि वो भी देखो एक बार उगा दिया तो बार बार ऐसे जोतनी नहीं है, कुछ काम नहीं करना उसमें, एक बार उगा के अपना आम तोड़ो, बेचो, खाओ, मौज लो, ठीक है, वो सीन है। अब वो है ट्री क्रॉपिंग। उसके अलावा एक आती है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड, देखो आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पे भी वेस्ट लैंड थी, यहाँ पे भी वेस्ट लैंड आ गई, तो देखो बात सीधी सी ऐसी ही है, अनकल्टिवेटेड है ये भी, और यहाँ पे भी ये अनकल्टिवेटेड है, कहीं पे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, पूछेंगे वैसे भी नहीं आपसे। अब आती है फैलो लैंड। क्या है फैलो लैंड? अब फैलो लैंड क्या चीज है, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो वेस्टलैंड ऐसी नहीं होती कि मतलब कोई भी जमीन ऐसे बर्बाद कर दी, है ना। वेस्टलैंड वो जगह होती है जिसके ऊपर मतलब हाँ मिट्टी अच्छी होती है, खेती कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं हम, खेती कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, 5-6 साल बीत चुके हैं, खेती नहीं हो रही उस जमीन के ऊपर, तो उस जमीन को हम वेस्ट लैंड के अंदर ऐड कर देते हैं। अब वैसे ही जो है फैलो लैंड, इसको भी हमने दो हिस्सों में बांट रखा है।
एक तो है करंट फैलो, देखो मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को। एक होता है करंट फैलो, जो कि मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा खेती नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो है एक आता है अदर देन करंट फैलो अनकल्टिवेटेड लैंड फॉर द पास्ट 1 to 5 years। एक तो है मतलब 1 साल के बीच में खेती नहीं हुई, एक है 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई, और एक है 5 साल से ऊपर खेती नहीं हुई, तो उसको हम वेस्टलैंड बोलते हैं, बाकियों को हम फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नेट सोन एरिया, नेट का पता है कुल मतलब टोटल, ठीक है। सोन का मतलब उगाया जाने वाला, एरिया मतलब एरिया जगह है ना। तो नेट सोन एरिया एक ऐसा इलाका, पूरा इलाका कि कितने में हमारी एग्जैक्टली खाने पीने के लिए खेती होती है, ठीक है। मतलब गेहूं चावल जो भी उगाना है वो कितनी जमीन पे उगाया जाता है फाइनली, तो वो चीज है, ये होता है हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड जो है हमारी इंडिया की, उसको पैटर्न्स में बांट रखा है हमने। किस में बांट रखा है? पैटर्न्स में। देखते हैं क्या है। पहले तो है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट क्या होता है पता ही आपको? वातावरण, कहीं पे ओले गिरते रहते हैं, कहीं पे बर्फ जमी हुई है, कहीं पे बारिश आती ही नहीं है, कुछ भी चल रहा है, तो वो होते हैं क्लाइमेट, हमारा वातावरण जो भी है। उसके अलावा आती है सोइल, मिट्टी, है ना। मिट्टी जरूरी है, मिट्टी के हिसाब से खेती अलग अलग इलाकों में अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान के अंदर क्या उगाया जाता है? बाजरा, ज्वार, मूंगफली। अब हरियाणा के अंदर आ जाओ तो इधर बहुत कम उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेहूं, गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है इधर की साइड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट सोइल मिलती है। वैसे ही आप महाराष्ट्र में जाओगे, ठीक है, उस साइड उसके इलाके में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्से, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है, तो वहां पे कॉटन उगाया जाता है। तो वो चीज बोल रहे हैं कि सोइल मैटर करती है खेती के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मैटर करता है एक फैक्टर और होता है लैंड के यूज के पैटर्न पे, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब भाई ये क्या चीज हो गई है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। राइटिंग खराब हो गई है ना, चलो जो भी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पता ही है जनसंख्या, और उसकी डेंसिटी घनत्व, मतलब कितनी आबादी वहां पे रह रही है। अब आबादी रहना मैटर करती है, एग्जैक्टली मैटर करती है कि पहाड़ों में कम आदमी रहते हैं, मैदानी इलाकों में ज्यादा रहते हैं, तो वो चीजें मैटर करती है पॉपुलेशन डेंसिटी। वो फैक्टर्स होते हैं कुछ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कैपेबिलिटी, कल्चरेबल ट्रेडिशंस, यहाँ परंपराएं वगैरह सब कुछ मैटर करती है। जगह कैसी है, ठीक है, क्या वो अच्छी है, रहने लायक है या फिर नहीं है, या फिर बार बार परेशानी, बाढ़ आती रहती है, तो वो मैटर करती है। उसी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। और हाँ, एक और चीज है जो कि रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं, मान के चलो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये बड़े शहर है ना, तो यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे इन इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। अब जो यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कुछ भी लिखा लो, आगे लिख लेना स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब भारत की जो जमीन है ना वो इतनी है। अब ये पूरी जमीन नहीं है भारत की, आप लोग बोलोगे भाई पूरी जमीन इतनी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ इलाके हैं जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, एलओसी है, तो वो इलाके हैं। उसके अलावा असम का कुछ इलाका है जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट नहीं ले पाए एक्चुअली, मतलब पीओके में और एलओसी में तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कब्जा कर रखा है उस जमीन पे, तो उनको नहीं नापा गया इसके अंदर। तो बाकी जो बची है वो है, ये मापी गई जितनी भी है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फॉरेस्ट, जंगल, हमने पहले पढ़ा था ना फॉरेस्ट के बारे में। अब फॉरेस्ट की चीजें डिटेल में चलते हैं। फॉरेस्ट का क्या करा कि दुनिया में ना जंगलों को काटा जा रहा था, और इंटरनेशनल सबमिशन, मतलब बहुत सारे देशों ने मिलके एक रूल बनाया कि जो दुनिया है, हर देश का जो इलाका है, उसकी जमीन के 33% हिस्से पे फॉरेस्ट होने चाहिए। कितने पे? 33% हिस्से पे, किसी भी देश के 33% हिस्से पे फॉरेस्ट होने मैंडेटरी है।
ठीक है, समझ गए। अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि लैंड जो है अब हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यूपी का कुछ हिस्सा, तो ये इलाके बहुत ज़्यादा बेहतर मिट्टी के हैं, मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है, फूड की सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 33% जंगल छोड़ देंगे तो बचेगा क्या यार, है ना। तो यहाँ पे 80% हिस्से पे खेती की जाती है, उसके अलावा जो बचा उसमें फैक्ट्री वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें वो लगी हुई हैं, सड़कें वगैरह बनी हुई है। बहुत ही कम इलाका है जो फॉरेस्ट के नाम पे है, इतना नहीं है 33%, और कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे फॉरेस्ट ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में जो है, अभी भी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 33% से थोड़े से कम फॉरेस्ट हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। मतलब कि जो जमीन है वो बर्बाद होती है, डिग्रेड होती है, खराब होती जाती है, बनती भी है। ऐसा माना जाता है कि जो जमीन है ना, मिट्टी, सोइल जो है, उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर, क्लाइमेट, सिचुएशंस के ऊपर कि टाइम कितना लगेगा। मिट्टी बनने में टाइम तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। चलो पहले जानते हैं मिट्टी के बारे में। सोइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी जो है एक रिसोर्स की तरह कैसे काम करती है। तो सोइल को हमने जो है कई लेयर्स में बांट रखा है, टॉप मोस्ट लेयर, नीचे की लेयर, अंदर की लेयर, बाहर की लेयर। अब क्या होता है, जो खेती होती है ना हमारी, वो ऊपर की लेयर पे होती है, थोड़ी सी पे, ठीक है ना, ज़्यादा गहराई तक नहीं चाहिए होती हमें मिट्टी, थोड़ी सी पे ही खेती हो जाती है हमारी। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स, अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में अभी हमें जानने को मिलेगा। चलो देखते हैं कितने तरह की मिट्टी होती है और वो कैसे होती है, कहाँ पाई जाती है, सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को आपको। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं जो भी समझाऊंगा, ठीक है, सोइल वाला, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे वैसे हमने देखो क्या कर रखा है, सोइल को कई हिस्सों में बांट रखा है। ऐसा तो है नहीं कि ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिट्टी सेम मिलेगी, बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग तरीके की मिट्टी हमने बांट रखी है। हमने नहीं बांटी, वैसे नेचर ने बांट रखी है, लेकिन हमने उनको नाम रख दिए बस। तो पहली जो सबसे फेवरेट मिट्टी है हमारी, फेवरेट मिट्टी का मतलब है यहाँ पे खेती होती है, क्या है, एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल, ठीक है। अब ये मिट्टी बहुत खतरनाक मिट्टी है, जंग गोला बारूद नहीं बनते इससे, ठीक है, ऐसा सोचना मत, ये मिट्टी है। तो एलुवियल सोइल सबसे अच्छी मिट्टी है, जो कि आपको पता है सबसे अच्छी खेती कहाँ पे होती है, नहीं पता क्या, इतनी बार तो बता चुका हूं यार आपको, हरियाणा और पंजाब में, तो वहीं पे ये एलुवियल सोइल पाई जाती है। ये क्या होता है ना, जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा के पास में पाई जाती है ये मिट्टी। डेल्टा क्या होते हैं, चलो पहले डेल्टा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा मिट्टी आती कैसे है, ये एलुवियल सोइल कैसे बनी। तो यहाँ पे डेल्टा के पास में एलुवियल सोइल पाई जाती है। और जो हिमालय है ना, हिमालय पहाड़ है पूरा ऊंचा, बहुत मतलब काफी ऊंचा है, तो वहां पे से नदियां आती है। और जो इंडिया में आती है, 3 बड़ी नदी जो हिमालय से आती है वो कौन सी है, आपको भी पता है, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब मैप पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो वैसे मैप जो है आपको ऊपर मिल जाएगा अलग से, पूरा जो सोइल मैनेजमेंट है वो तो मिल जाएगा, बुक में भी है वो आपकी, लेकिन जो थोड़ा रिवर सिस्टम है वो दिखा देता हूँ आपको कैसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना अपना। तो अब जो है यहाँ पे से ऐसे आ जाओ, ठीक है, नीचे का नहीं बना रहा मैं कुछ भी आपका लिए। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे एक तो नदी है यहाँ से ऐसे से कुछ जा रही है, उसके अलावा जो गंगा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आती है, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र चीन से आती है, वो भारत में आती है। अब ये 3 नदियां हैं, तो जो इलाका ये बनाना अपना, ये वाला अलग मार्कर से हाईलाइट करना पड़ेगा ये आपके लिए। देखो मैप में थोड़ा सा घपला हो जाएगा, आपको बोलोगे भाई कुछ ही नहीं समझ में आ रहा मैप में, लेकिन कोशिश करो यार, आपको थोड़ा सा तो नक्शा पता होना चाहिए भारत का, भारत दिखता कैसा है एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना भारत का, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा, अब नक्शे के हिसाब से हम देखते हैं ना, तो ऐसे बांट रखा हमने, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। अब ये ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा है इंडिया का, जहां पे आपको एलुवियल सोइल मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सोइल यहीं पे है, वो डेल्टा मैटर करता है कि डेल्टा कितना है, कितना बड़ा डेल्टा। आपको सबसे बड़ा पता होगा ये बात कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे है, जो कि आधा बांग्लादेश में आधा भारत में है, ठीक है।
क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पे जो नदी है गंगा नदी यहाँ पे आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र भी इसी डेल्टा में आके मिलती है, और इंडस तो अलग है भाई, इससे मत पूछना कहाँ पे जाती है, ये अलग है। लेकिन ये दो नदियां, बड़ी नदियां आके यहीं पे मिलती है, एक ही डेल्टा में, एक ही जगह पे डेल्टा बनाती है, इसी वजह से ये सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखो क्या सीन है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है अच्छी खासी, तो ये खेती कहाँ पे होगी, यहीं पे। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला इलाका पड़ता है ना, इधर वाला इलाका, इस वाले इलाके में आपको पता है एक पहाड़ी आती है राजस्थान में, अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां, इससे उधर पानी नहीं जाता। अब ये गंगा जो है यहाँ से जा रही है, यहीं से एक यमुना नदी आती है, ऐसे से जाती है, वो है ना जो यूपी और हरियाणा का बंटवारा कर देती है पूरा। तो अब जो है ये नदी है, यहाँ पे ऊपर से पहाड़ से जो मिट्टी आती है उसी को बोला जाता है एलुवियल सोयल। अब इस वाले इलाके में जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे क्योंकि एक गंगा हो गई, एक यमुना हो गई, ठीक है, सॉरी उल्टा बोलते हैं, ये यमुना है और ये गंगा है। तो ये वाला इलाका जो है यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है खेती करने लायक, क्योंकि दो नदियों के बीच का इलाका हो गया ना, तो इसी वजह से यहाँ पे अच्छी मिट्टी है। और ऐसा नहीं है एक दो दिन की बात है, करोड़ों साल से चल रही है, तो यहाँ पे अच्छी मिट्टी है, एलुवियल सोइल इसको बोला जाता है। अब एलुवियल सोइल को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, एक तो है खादर, एक है बंगर, ठीक है, क्या नाम है, एक तो है बंगर, एक है खादर, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, देखो मिट्टी नई पुरानी भी होती है, एक तो बहुत साल पहले आ गई मिट्टी, नहीं ऐसा नहीं होगा। वैसे बोला जाता है कि जो बांगर है वो पुरानी मिट्टी का होता है, खादर नई मिट्टी का होता है। इसको बांगर को कंकर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, कंकर। अब बात ऐसी है, कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, इसमें जो बांगर मिट्टी है इसमें कंकर ज्यादा होते हैं, जो पत्थर टाइप से होते हैं, छोटी छोटी बजरियां बोल सकते हो आप, वो ज्यादा होती है कहाँ पे, बांगर के अंदर। लेकिन ये पुरानी मिट्टी है, ठीक है। खादर जो है नई मिट्टी होती है, लेकिन इसके जो कण है वो बहुत बारीक होते हैं। अब आपको बताता हूं क्या होता है एक्चुअल में। आप एक स्लाइड बनाना, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक स्लाइड बनाना ऐसे वाली, और इस स्लाइड के ऊपर आप जो है कुछ मिट्टी रख देना जिसमें पत्थर वत्थर भरे पड़े हो, हिमालय भी तो ऐसा ही है, पत्थर वत्थर भरे पड़े हैं। तो अब जो है इसमें से ऊपर से कटाव डालना, पानी डालना, तो आप देखोगे कि जो बजरियां हैं वो यहाँ पे समेट जाएंगी, उसके बाद में जो छोटे कण हैं वो आगे जाएंगे, उससे भी छोटे वाले आगे जाएंगे, ऐसे जाते हैं ना। तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जो हरियाणा का नॉर्थन साइड का इलाका है, ठीक है, पंजाब साइड का इलाका है, वहां पे उस इलाके को बांगर बोला जाता है। नॉर्मली हम नहीं बोलते ऐसा, मतलब ज्योग्राफिक बुक पढ़ी हमने तो हमें पता लग गया कि इसको बांगर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसको बांगर बोलते हैं, उनको पता था यार, हमसे एडवांस थे, उनको पता था। और इंग्लिश वर्ड है, देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनके पास। चलो जो भी है, यहाँ पे आपको बांगर मिलेगा, ठीक है। आगे की तरफ आओगे, इधर की साइड में, नीचे की साइड में, तो वहां पे खादर मिल जाएगा, नई मिट्टी। बांगर और खादर का आपको पता लग गया। और इसमें जो है ये मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर पोटासियम, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, चूना सा, ठीक है, हल्का हल्का चूना मिलता है इस मिट्टी के अंदर। और बहुत अच्छी है ये मिट्टी शुगर केन के लिए, ठीक है, गेहूं उगाने के लिए, दाल उगाने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत मिट्टी होती है। अब देखो मैंने इतना बड़ा सांग कर दिया इस मिट्टी को बनाने के लिए, मुझे लग रहा है मुझे ही मिट्टी बन गई है। चलो उम्मीद है आपको ये मिट्टी तो एटलीस्ट समझ में आ गई होगी, डेल्टा समझ में आ गया होगा, डेल्टा क्या चीज है, ठीक है, बांगर खादर समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। और अगर नहीं समझ में आया तो यार अब भी कमेंट करके बता दो, नहीं तो रिवाइंड करके देखो वीडियो को, समझ में आ ही जाएगा। अब दूसरी मिट्टी आती है, वो आती है ब्लैक सोइल। कैसी मिट्टी आती है, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। ये काली मिट्टी क्या होता है ना, ये लावा सुना है, लावा जो ज्वालामुखी वोल्केनो से निकलता है, तो उसी वोल्केनो करोड़ों साल पहले माना जाता है भारत के अंदर भी कुछ वोल्केनोज थे, और उन्हीं के ब्लास्ट होने की वजह से वो मिट्टी बाहर निकल के आती है। वो मतलब लावा निकल के आता है, फिर वो सूख जाता है, पत्थर बन जाता है, फिर टाइम बीतने के साथ में वो मिट्टी में बदल गया, और उसी को हम ब्लैक सोइल बोलते हैं, काली मिट्टी। ये मिट्टी कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप बोल सकते हो। उसके अलावा जो है इसको रेगर सोयल भी बोला जाता है, रेगर सोयल क्या बोला जाता है इसको, एक और नाम है इसका। देखो वीडियो लंबी जाएगी यार, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता दो मेरे को। रेगर सोयल भी इसको बोला जाता है, ब्लैक सोयल, रेगर सोयल और ब्लैक कॉटन सोयल, कितने सारे नाम रख दिया यार इन्होंने ना।
और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र, ठीक है, उसके अलावा मालवा, मध्य प्रदेश, मतलब जो इलाका है, कोने से का इलाका है वेस्ट साइड में। मैप पे दिखा दूंगा, पूरा मैप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, फाइनल में थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा वो, ताकि आप आराम से देख पाओ, स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो बुक तो होगी आपके पास, बुक में देख लो यार ब्लैक सोइल कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, आपका नीचे का साइड का हिस्सा है, इंडिया के नीचे जो हिस्सा ना उसका कोना सा है, इस साइड वाला। चलो ये हो गया। और इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा पोटास और लाइम तो मिलेगा ही आपको। अब आती है तीसरे नंबर की सोइल, वो है रेड एंड येलो सोइल। अब ये लाल पीली मिट्टी कैसी हो गई यार, है ना? तो मिट्टी है, सारी मिट्टी है, ये काली मिट्टी, ये लगभग ब्राउन से कलर की मिट्टी होती है, जो कि आपको पता है यार, हरियाणा से हो, दिल्ली के आसपास भी यही मिट्टी पाई जाती है। अब ये देखो रेड एंड येलो सोइल। और हाँ, एक चीज तो बतानी भूल ही गया यार मैं आपको, ब्लैक सोइल जो है ना, ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है, जब हम खेती करते हैं ना, क्योंकि पता नहीं इन्होंने तो बताया कि नहीं, जब हम खेती करते हैं ब्लैक सोइल के अंदर, तो मानसून आता है इंडिया के अंदर, जब बारिश होती है ना, पहली बारिश के साथ ही इसके अंदर जो है जोतना पड़ता है, अदरवाइज इसकी मिट्टी को जोतना लगभग नामुमकिन हो जाता है, मतलब इसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता फिर इस लैंड को। और हाँ, जब सूखा आता है, मतलब सूख तो जाएगी ना जमीन, तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। आपने फोटो वगैरह देखे होंगे बहुत सारे, नहीं तो अगर उस इलाके में रहते हो तो वैसे पता होगा, तो दरारें पड़ जाती है बहुत गहराई तक। हमारी जो नॉर्मल मिट्टी है उसमें इतनी दरारें नहीं पड़ती, छोटी मोटी दरारें पड़ जाती है उसमें, मतलब जैसे आप दिखाते हैं ना टीवी में, देखा होगा कभी सूखा पड़ गया तो वो जो है मतलब टुकड़े टुकड़े से टूट के ऐसे बहुत गहरे गहरे गड्ढे से बन जाते हैं, पतले पतले से। तो वो इसी मिट्टी के फोटो दिखाए जाते हैं आपको, ब्लैक सोइल के दिखाते हैं कि गरीबी, सूखा, अकाल पड़ गया, तो वो ब्लैक सोइल का फोटो दिखा देते हैं आपको बहकाने के लिए कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। अब देखो ये चीज बतानी जरूरी थी, थोड़ी सी ये आइडिया होना चाहिए यार इस चीज का भी। अब आते हैं रेड एंड येलो सोइल, लाल और पीली मिट्टी। देखो मिट्टी दोनों एक ही है ये, ठीक है, रेड एंड येलो सोइल अलग अलग नहीं है। जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, और जब ये गीली हो जाती है तो ये मिट्टी का रंग लाल पड़ जाता है, ठीक है। अब लाल रंग क्यों आता फिर इसमें, है ना? आपने 9th में पढ़ा होगा आयरन, लोहे के बारे में, साइंस में पढ़ा होगा, जियोग्राफी में नहीं। आयरन और इसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, और एक जो है मतलब जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की। तो जो आयरन इस मिट्टी है ना, ये वाली मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसी वजह से जब बारिश होती है तो आयरन रस्ट हो जाता है, और लाल रंग, आपको जंग देखा होगा ना लोहे का, जो रस्टिंग होती है वो देखी होगी नॉर्मल लाइफ में भी, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो आपने देखा होगा हल्का हल्का रेडिश सा कलर होता है, तो गीला होने पे वो पूरा लाल सा दिखने लग जाता है, लेकिन सूखने पे क्योंकि मिट्टी है तो वो पीली एक्चुअल कलर में आ जाती है, वैसे ही जैसे रस्टिंग खत्म हो जाती है। तो ये है रेड एंड येलो सोयल, जो कि आपकी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाएगी? ये आपकी पाई जाती है आप पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जहाँ पे माइनिंग ज्यादा मात्रा में होती है, वहीं पे ये पाई जाती है, क्योंकि वहां पे आपको पता है ना मिनरल्स है। एमपी का कुछ इलाका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं, खदानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो इसी वजह से वहां पे लोहा तो ऑब्वियस सी बात है, जमीन में लोहा है तो ऊपर नहीं मिलेगा, रेड एंड येलो सोइल। तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी आपको मिलेगी। अब आती है आपकी अगली सोइल, जो कि है लेटराइट सोइल। क्या है? लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल। अब ये लेटराइट सोइल क्या है? देखो ये सोइल भी आपकी, लेटर एक शब्द है जो कि अलग भाषा का, भारत का नहीं है, जो कि है आपका कहाँ से टाइप, क्या कहिए, लेटिन वर्ड है एक, जिसका मतलब है लेटर, ठीक है, लेटर है, LETER, लेटर बाद में। और इसका जो एक्चुअल मतलब क्या होता है उनके हिसाब से, वो है ब्रिक। जो घर बनाते हो आप उसमें चाहिए होती है आपकी ये ब्रिक्स, ईंटे। ये जो मिट्टी है ना, ये ईंट होती है। मिट्टी बोलना बेशर्मी हो जाएगी, मतलब भुनी हुई मिट्टी होती है ये। भुनी हुई मिट्टी तो पता होगा ना, जैसे ईंट देखी, ईंट का पाउडर देखा होगा ना आपने, मतलब कण से जो भी बिखरा रहता है, आपने घर वर बनवाया हो, आपके आसपास बना हो तो देखा होगा ये चीज आपने, तो वैसी मिट्टी होती है लेटराइट सोइल। अब ऐसा क्या होता है यहाँ पे जो है ना, बारिश बहुत हाई, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जो गर्मी होती है, जब गर्मी आती है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चला जाता है, तो जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है गहराई तक। उसके बाद में जब
टेम्परेचर हाई पड़ता है, भून दिया जाता है उस मिट्टी को, और वो जो है ब्रिक का शेप ले लेती है, ईंटों जैसी हो जाती है, और यहाँ पे खेती करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा बता देते हैं कि ये जो है खेती तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर्स यूटिलाइजर्स बहुत सारी हाई अमाउंट में डालने पड़ते हैं, क्योंकि इस जमीन के अंदर सारे जो न्यूट्रिशन वैल्यूज थे, बैक्टीरियाज थे, क्योंकि बैक्टीरिया का पता होगा आपको कि बैक्टीरिया जो है जमीन के अंदर खेती करते हैं जब हम, तो उसको जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में मदद करती है, मिट्टी को हल्का कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं मिट्टी को अंदर से। इसमें बैक्टीरिया गर्मी की वजह से मर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इसमें खेती करनी, लगभग नामुमकिन टाइप हो जाती है इसमें खेती करनी। अब अगली आती है आपकी लेटराइट सोइल हो गया ना, अब आती है एरिड सोइल। तो ये जो जगह है ना, ये लेटराइट सोइल, यहाँ पे क्या उगाया जाता है, यहाँ पे कॉफी और टी, चाय और कॉफी उगाई जाती है। पता ही लग गया कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, आपकी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम, उड़ीसा, उधर के इलाके में बहुत जगहों पे ये लेटराइट सोइल आपकी पाई जाती है। अब अगली आती है आपकी एरिड सोइल। कैसी सोइल है? एरिड सोइल। अब ये कैसी सोइल आ गई यार, एरिड सोइल? एरिड सोइल जो है इसका भी रंग लाल से भूरे के बीच में ही पड़ता है, मतलब इनकी भाई बहन है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी की। ऊपर वाली मिट्टी सबसे अच्छी एलुवियल है, उसके बाद में ब्लैक सोइल भी अच्छी है, लेकिन ये वाली मिट्टी कचरा पीटी है बिल्कुल, इनमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। और यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे सोल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, यहाँ पे से नमक निकाला जाता है। एरिड सोइल वो मिट्टी जिसमें नमक मिला होता है, इस मिट्टी को जो है सुखा के, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से नमक निकाला जाता है इस मिट्टी में से, ठीक है। तो ये जो है कंकर वगैरह, पत्थर वगैरह, इसमें यहाँ पे ऐसा ही मिलता है, कुछ ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, बट नाम के लिए सोइल है। उसके अलावा अगली सोइल आती है हमारी, वो है फॉरेस्ट सोइल। अब ये फॉरेस्ट सोइल क्या होते हैं? आपने जंगलों के बारे में पढ़ा होगा कभी ना कभी, जंगल क्या होते हैं। एक जंगल होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते। पेड़ ऐसे भी होते हैं कुछ के तो पत्ते गिर जाते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास, लेकिन इस फॉरेस्ट में कभी पत्ते गिरते ही नहीं है। तो वहां पे जो सोइल पाई जाती है उस फॉरेस्ट में, उसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट सोइल, क्योंकि वही एक एक्चुअल मतलब है फॉरेस्ट का, क्योंकि वो कभी सूखता नहीं है, ठीक है। तो वो सोइल जब जहाँ पे पाई जाती है फॉरेस्ट सोइल। और यहाँ पे लगभग जो है ना, नाम रख दिया बस, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लाइक अलुवियल सोइल, ठीक है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये। उसके अलावा आता है, खत्म हो गई मिट्टियां, बहुत सारी थी, हमने बहुत सारी खेती कर ली। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जंगल होते हैं, और जंगलों के अंदर कुछ नहीं होता फिर, ठीक है। अब आता है सोइल इरोजन। क्या आता है? सोइल इरोजन। सोइल मतलब मिट्टी, इरोजन मतलब कट जाना। तो सोइल इरोजन मिट्टी का कट जाना। तो मान के चलो कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो दरारें हैं, पानी आता है ऊपर से बहाता हुआ, तो उसमें दरारें पड़ जाती है, बहुत चौड़ी चौड़ी पड़ जाती है भीड़ी। तो जो भी है वो दरारें जो होती है ना, उसी को बोलते हैं हम सोइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कट के बह जाना, पानी के साथ मिलके बह जाना। ऐसा नहीं है सिर्फ पानी बहाता है, हवा भी बहाती है, हवा आती है। राजस्थान में देखा होगा आपने, से आपने पता नहीं कहाँ गए हो कहाँ नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होगा राजस्थान का। रेत होता है, हवा आती है तो रेत उड़ जाता है आगे टीलों पर से, और आगे किधर भी वो फैल जाता है, ठीक है। वो सारे होते हैं सोइल इरोजन। हमें इसको रोकना पड़ता है, ठीक है ना, इसको बचाना पड़ेगा। अब जो मिट्टी है, मिट्टी तो खराब होने लग रही है, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इधर की मिट्टी उड़ के उधर चली जाती है, उधर की उड़ के इधर आ जाती है, चलता रहता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू तब हो जाता है जब कोई नेचुरल एक्टिविटी की बजाय हम ह्यूमंस जो कोई एक्टिविटी करते हैं और उसके चलते जो सोइल इरोजन है उसका तादाद, उसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मल बाढ़ में तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से वो उड़नी या बर्बाद होनी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। उसको हम जो है फिर बाद में बोलते हैं उस जगह को बैड लैंड, खराब जमीन हो जाती है वो, ठीक है ना। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सोइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, ठीक है ना। गुलीज भी बोल सकते हो आप, गलीज भी, ठीक है, जो आपको मन करे बोल लो, ठीक है। जो दरारें पड़ती हैं पानी की वजह से, वो जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम गलीज, ठीक है ना। गुलीज या गलीज जो भी बोलना आपको बोल लो। द लैंड दैट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड बैड लैंड। अब जो है कुछ जगह तो ऐसी हो गई, थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी के कटाव इतने सारे हो जाते हैं कि वहां पे खेती करना, उसको जोत पाना, कल्टीवेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम बैड लैंड बोलते हैं, यानी कि बुरी जमीन, बैड वाली बैड, ठीक है ना, बैड लैंड,
ठीक है। और सोइल इरोजन को रोकने के लिए, अब सोइल तो उड़ रही है भाई, बता करना पड़ेगा कुछ तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें एक शेल्टर बेल्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शेल्टर बेल्ट। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या चीज है? हम क्या करते हैं, जहां पे से खेती हो रही है ना, मान के चलो यहाँ पे खेती हो रही है, ये जमीन है हमारी, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इससे थोड़ी सी दूर पे जाके यहाँ पे पेड़ लगा देते हैं, बहुत सारे पेड़, ठीक है। और ये जब हवा आती है तो पेड़ों से टकराती है, और पेड़ों की वजह से, अगर पेड़ों की साइड से हवा आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी हवा की, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो उड़ नहीं पाती, या फिर मिट्टी जमीन की उड़ के जा रही है तो पेड़ों से टकरा के वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से हम मिट्टी को बचा सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अब पहाड़ी इलाका यहाँ पे तो लगा लोगे, पहाड़ में क्या लगा हुआ, पहाड़ तो पहले से ही स्लाइड में, नीचे पेड़ लगाओ, ऊपर से हवा तो ऊपर से जा रही है, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो है प्लांटेशन इस तरीके से की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती पर सुना होगा कभी ना कभी। वहां पे क्या होता है ना, जमीन है, जैसे अपना ये पहाड़ है पूरा, तो यहाँ पे ऐसे रोज लाइनें बनाई जाती है, ऐसे मतलब ये ऊंची जगह है, उसके बीच में सीधा सा कट मार के फिर इसको लेवलिंग कर देते हैं थोड़ी सी दूर तक, फिर थोड़ा सा ऐसे करते करते इनमें प्लांट्स, पहले प्लांट्स उगाते हैं, उसके बीच में ग्रास जो घास होती है उसकी स्ट्रिप्स लगाते हैं, ताकि जब ऊपर से पानी आए तो वो घास उस मिट्टी को बहने ना दे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे सोइल इरोजन को रोका जाता है। देखो बहुत सारी डिटेल्स बता दी मैंने आपको, वीडियो भी बहुत बड़ी कर दी मैंने, लेकिन यार मजा आया हो पाठ में, समझने में मजा आया हो और अच्छे से समझ में आया हो, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे क्या चाहिए यार, है ना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट बिल्कुल से। चलो वीडियो हो गई खत्म, तो गुड बाय। और हाँ, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो आप लोग, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि आपके सब्जेक्ट्स, आपके टॉपिक, आपकी क्वेरीज का जो भी सोल्यूशन मैं आपको दूं तो वो आपसे मिस ना हो पाए।